वेद, उपनिषद, पुराण और दशम अवतार का जो इस देश के अंदर जो हम देखते हैं, ये तमाम जो 10 अवतार है इस देश के अंदर, जो डार्विन की जो थ्योरी थी, जो डार्विन ने जो बाद में थ्योरी लिखी, आज भी कई लोग इस बात को मानते हैं कि वो इन्हीं हमारे ही इसी ऐतिहासिक धर्म ग्रंथों से लेकर करके उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी। इस देश ने मोहम्मद गौरी का आक्रमण भी देखा, इस देश ने अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी देखा, इस देश ने मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण भी देखा, और इस देश ने यह भी देखा कि इस देश के अंदर उनको बुलाने वाले कौन शासक थे, यहीं के इसी भारत देश के शासक थे, उन सबका शासन भी देखा। होगा कि राहुल गांधी जी को एक बार फिर से जो है बेल नहीं मिल पाई, असहाय नजर आ रही है कांग्रेस, आपको भी ऐसा ही लगता है? तुलसीदास जी का इतिहास, उसी दौरान का इतिहास, उसे आप नहीं भूल सकते। कबीर दास के दोहे जिन्हें आप नहीं भूल सकते, उसी दौरान का इतिहास है, आप ये सब नहीं भूल सकते। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं मौजूद हूँ हल्द्वानी में और आज मेरे साथ कांग्रेस के नेता ललित जोशी जी मौजूद हैं, जो कि राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। आज मेरा जो पहला सवाल आपको होगा कि राहुल गांधी जी को एक बार फिर से जो है बेल नहीं मिल पाई, असहाय नजर आ रही है कांग्रेस, आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए, कांग्रेस कभी भी असहाय नहीं रह सकती। जो जिस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराया हो वो कहीं पर, और जो पार्टी हमेशा सत्य पर जीती रही है। ये अलग बात है कि हर किसी के डार्क यानी काले फेजेस आते रहते हैं, तो कांग्रेस जरूर उस काले फेज में है, लेकिन हर रात की सुबह होती है। मैं नहीं समझता हूं कि राहुल जी को अगर जमानत नहीं मिली, किन कारणों में उनको नहीं मिली, और सबसे बड़ी बात है कि केस कितना गंभीर था। बड़े बड़े केस इस देश के अंदर पड़े हैं, सब देख रहे हैं। अडानी कितने हजारों करोड़ रुपए इसी मोदी सरकार की नाक के नीचे खा करके बैठा हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और एक वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो राहुल जी पर जिस तरह से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी टूट पड़ी है, और उसके बाद कोर्टों ने जिस तरीके से अपना रुख दिखाया है, तो ये स्वयं समझा जा सकता है कि हवा का जो रुख है वो जबरदस्ती किस विपरीत डायरेक्शन में जो सरकार मोड़ने की कोशिश करी है, अंत में बहुत देर तक हवा जब आंधी में बदल जाएगी तो उसको रोक नहीं पाएगी भाजपा। लीडर ही जब जो नेतृत्व कर रहे हैं वही घबराए हुए हैं, तो जो आम कार्यकर्ता है और जमीन में रहने वाला कार्यकर्ता है, उसके दिल पे कितना खौफ होगा इस वक्त? आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, कोई घबराया हुआ नहीं है जी। ये लड़ाई है अंग्रेजों से लड़ी जिस कांग्रेस ने लड़ाई। हम लोग सावरकर के वंशज नहीं हैं, जिसने जो है हजारों बार जो है हजारों शब्दों में जिसने माफी मांगी थी। हम गांधी जी और हम भगत सिंह के वो वंशज हैं जो हम ये समझते हैं हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं, असल वंशज हैं, जो हमको पता है अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है। और झुकने वाले लोग, अपने कंधे झुकाने वाले लोग कांग्रेसी नहीं हो सकते। तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि कोई दुखी है या फिर कहीं पर कोई नाराज है, ऐसा कुछ। तो इतिहास के इन दिनों बहुत चर्चाएं हमारे देश में चल रही हैं, इतिहास बदला जा रहा है, इस पर क्या कहना है ललित जोशी का? देखो, किसी भी देश का जो इतिहास है वो उसको, पुराना इतिहास जो होता है देश का, वो नई पीढ़ी से उसको अवगत कराता है। और अनुवांशिक रूप से ये जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं एक देश को संजोता, उसकी संस्कृति को बनाता है। तो इतिहास का किसी भी देश के लिए उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना किसी शरीर में जो खून बहता है। अगर खून नहीं होगा तो मैं नहीं समझता कि शरीर बहुत दिनों तक, बहुत मिनटों तक भी जीवित रह सकता है। तो इतिहास तो अपने आप में एक बहुत पुराना और बहुत खूबसूरत, और जैसा मैंने कहा कि हर फेजेस में दिन और रात जिस तरह से चलती हैं, डार्क और वाइट फेजेस पूरे देशों के इतिहास में चलते हैं, तो भारत देश के इतिहास में भी इसी देश ने जो है शकों और हूणों का आक्रमण भी देखा, वो भी एक इतिहास है। इसी देश ने जो है राजा भारत के नाम पर, जिसको आज जो राजा भरत के नाम पर जिसको हम बोलते हैं भारत पड़ा, वो भी एक इतिहास है। इसी देश ने जो है कलिंग, हम पुराने देश, अगर हम पुराने काल से लेकर के चले तो आज जो अशोक की लाट है, उस समय का जो कत्ले आम हुआ होगा, कल्पना कर करके शेर उड़ते हैं कि उस समय भी दो धर्मावलंबी, तो हम नहीं कहते, दो पंथों के बीच में जो दो अलग अलग पंथ थे, बौद्ध और हिंदुइज्म, उस समय जो अशोक जो बौद्धिज्म को मानते थे, उस समय जो कलिंग के युद्ध में जो लाखों की संख्या में जो है योद्धा जो मरे, वो भी इस भारत का इतिहास है। अलग बात है कि आज उसी अशोक महान की हम लाट को जो है इस भारत देश का जो है हम अस्तित्व के साथ जोड़ते हैं। मतलब कहीं पर भी चले जाते हैं तो अशोक की लाट हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमारे इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय है।
उसके बाद हमारे देश में प्रभु श्री राम, वो भी अपना एक इतिहास है, उनका एक इतिहास, एक राजा, एक देश को कैसे चलना चाहिए, एक परिवार को कैसे, भाई पत्नी कैसे होना चाहिए, सब प्रभु श्री राम के जो है रामचरितमानस से लेकर करके, चाहे आदि कवि वाल्मीकि ने लिखी होगी, वो भी अपना एक इतिहास है। उसके बाद गीता इस देश के अंदर लिखी गई, प्रभु श्री कृष्ण का महाभारत इस देश के अंदर जो है, महाभारत अपने आप में एक अलग अध्याय कहलाता है। तो इस देश का तो इतिहास बहुत डेडली भी है, इस देश का इतिहास बहुत खूबसूरत भी है। ये एक अध्याय या दूसरा अध्याय इसी देश के अंदर ऋषि सुश्रुत पैदा हुए, जिन्होंने सबसे पहले शल्य चिकित्सा पूरी दुनिया में जिन्होंने सबसे पहले की, वही देश में हमारे खगोल शास्त्री श्रीमान भट्ट साहब थे, उन्होंने जो है तारों को देखा। इसी देश के अंदर जीरो पैदा हुआ, इसी देश के अंदर अलजेब्रा पैदा हुई, इसी देश के अंदर कई दशमलव पैदा हुआ, दशमलव जिसे बोलते हैं पॉइंट, वो इस देश के अंदर पैदा हुआ। तो इतिहास अगर हम सब चीज को देखें तो इस देश का इतिहास बहुत आक्रामक भी रहा है, भयावह भी रहा है, बहुत आविष्कारों की जननी इस देश के अंदर हुई है। अगर हम थोड़ा सा और पहले आए तो इसी देश ने जो है गुरु नानक को देखा, इसी देश ने जो है गुरु गोविंद सिंह जी को देखा, इसी देश ने महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर देखे, इसी देश ने मुगल काल देखा, इसी देश ने राजपूताना देखा, इसी देश ने जो है मराठों देखा। तो कहने का मतलब है कि देश जो होते हैं उनके इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो काले हों। इसी देश ने बनते हुए देखा संगमरमर से बना हुआ जो है ताजमहल को, इसी देश ने लाल किले को बनते देखा, इसी देश ने पद्मनाभम मंदिर को बनते हुए देखा, जो जिसके आज 7 खजानों में से वो खजाना गिन नहीं पाती सरकार। तो इस देश के जो संस्कृति है वो इतनी ज्यादा मजबूत और महत्वपूर्ण है कि जिसके एक एक पन्ने को संजो करके रखना और हमारी अगली पीढ़ी को देना, ये सरकारों का काम होता है। सरकारों का काम ये नहीं होता कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। मैं मुगल काल के इतिहास के हर अध्याय को, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मुगल काल के हर अध्याय को आप काले अध्याय मान कर करके सिर्फ और सिर्फ उसको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देख कर करके आप हटाना शुरू कर देंगे, तो मैं ये समझता हूं कि इस देश के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं, इस देश के साथ, इस आने वाली पीढ़ियों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, उनको उनके इतिहास से रूबरू नहीं करा रहे हैं। मैं नहीं कहता औरंगजेब ने क्या किया, और जिस अशोक की लाट को हम आज इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप समझें कि आक्रांता हमेशा इस देश के अंदर आए, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मुगल काल के इतिहास में हर चीज गलत नहीं थी। औरंगजेब ने अगर कहीं पर धर्मांतरण कराया तो कौन उसको सही मान सकता है? कभी नहीं मान सकता। ठीक उसी तरह अंग्रेजों के खिलाफ आज मैं आज आपको बोलता हूं, अगर आप इतिहास की बात करेंगे तो आज आप बोलता हूं कि आप सब इतिहास से मिटा देंगे, वो भी मिटा देंगे तो 1857 की जो क्रांति है, जिसका सबसे पहला नायक इस देश के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में सारे हिंदू राजा, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, उस समय के जितने हिंदू राजा हो गए सब एकजुट होने के लिए तैयार हो गए थे। वो आप उसको इतिहास के पन्नों से आप हटा देंगे? आप हटा नहीं सकते। आज सिंधिया जो इस देश के अंदर भी बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, मैं उनके इतिहास के बारे में मैं बात करूं? अगर उनके इतिहास के बारे में बात करूं तो क्यों रानी लक्ष्मीबाई किसकी गद्दारी की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, उनको अंग्रेजों ने मारा था, ये भी अपने आप में इतिहास है। और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है कि वीर सावरकर ने कितनी बार माफी मांगी थी अंग्रेजों से, मुझे छोड़ दो। और एक बात और बोलता हूं, इतिहास की अगर खेलने की बात आएगी तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं आज आपको बताता हूं, जिन वीर सावरकर को आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना सर्वसर्वा मानती है ना, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो अंग्रेजों के खिलाफ चलाया था, उसको सबसे ज्यादा उसका विरोधी और अंग्रेजों की मिजाज पुरसी करते थे सावरकर। आप इतिहास देख लें। अगर मैं हूं तो आज ये आपके उसमें बोल रहा हूं, आप मुझे कहीं पर भी सजा दे दें, सरकार है, लिख दे मेरे खिलाफ केस, मैं आज आपको बताता हूं। और इस युवा पीढ़ी को इस बात को सीखना चाहिए। इस देश को तोड़ने वाला जिन्ना था ना, उस जिन्ना के साथ यही, जिनको वीर सावरकर कहते हैं, वीर सावरकर जिनको बोलते हैं, पता नहीं कहां के वीर थे ये। वीर सावरकर ने एक नहीं 2 बार हिंदू महासभा के बैनर तले, जिसके अध्यक्ष या पता नहीं कुछ सर्वे सर्वा हुआ करते थे सावरकर, उनके साथ, जिन्ना के साथ सरकार बनाने वाले सावरकर थे। ये भी अध्याय है, ये भी हिस्ट्री है, ये भी हिस्ट्री है। इस पन्ने को भी नहीं फाड़ सकती भारतीय जनता पार्टी। इतिहास बदलना कुछ नहीं, इतिहास बदलना सिर्फ इसलिए हो रहा है, ये सब नाटकबाजी सिर्फ इसलिए है कि इस देश के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर
यूथ की बात नहीं होगी, उनके रोजगार की बात नहीं होनी है। इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही हिंदू और मुसलमान की चाशनी चटाए रखें और चटकारे समाज में फैलाए रखें, वैमनस्य फैलाए रखें, यही 10 साल से होता आ रहा है। इसकी आड़ में किस तरीके से 56,000 करोड़, पता नहीं कितने लाख करोड़ का घोटाला कर करके जो अडानी बैठा है, उसको कैसे छिपाया जा रहा है, ये भी देख रहा है। ये अलग बात है कि वो सुबह उस दिन हो जाएगी इस देश में, जिस दिन यूथ इस देश का इस पूरे कड़ी को समझ जाएगा। कौन नहीं जानता कि अतीक अहमद बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उसको जो सजा होनी चाहिए तो फांसी से कम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैं आज कहता हूं उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके उसको फांसी पे चला देते हैं 15 से 20 दिन के भीतर। बट मैं उसकी मौत पर कोई प्रश्न नहीं कर रहा, ना अच्छा कहूंगा ना बहुत बुरा कहूंगा। लेकिन क्या आप इस देश को, इसी देश को 1947 में आजाद हुआ पाकिस्तान, और 1947 में ही आजाद हुआ एक विभिन्न धार्मिक स्वरूपों को सजोने वाला देश भारत, और इस्लामिक पद्धति में चलने वाला पाकिस्तान, आज इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देख लें। क्योंकि अतिवाद ने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया। उनके जो अतिवादी नारे हैं, उन्होंने किसी और चीज को पनपने नहीं दिया, और जब उनकी विरोधियों के खिलाफ पनपने की लड़ाई जब बंद हो गई, तो उनकी जो नियत है, अब वो आपस में ही हर फिरके लड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान का हाल है। और मुझे अफसोस है 1947 से लेकर करके आज तक भारतीय जनता पार्टी ने इस महीन धागे को समझा नहीं, और इस देश के अंदर अतिवाद की वो लहर शुरू कर रही, जिस लहर में मैं आज देखता हूं, अफसोस भी होता है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे व्हाट्सएप में कहीं पर, तो मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे इस देश का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर, उसका नाम भूल गया मैं, वो लॉरेंस बिश्नोई, वो खुलेआम इंटरव्यू दे रहा है। किसी की सरकार में कहीं पर भी जेल में हो, वो खुलेआम इंटरव्यू दे रहा है। और नीचे से कमेंट्स देखता हूं मैं यूथ के, तो वो कमेंट देखकर मुझे लग रहा है कि इस देश को हम कहां लेके जा रहे हैं। कौन लॉरेंस बिश्नोई को कैमरा दे रहा है जेल के अंदर, और कैसे लॉरेंस बिश्नोई जो अपने आप को यूथ का हीरो, ये इस देश के अंदर हो रहा है। आप कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी मजबूत आपको होनी चाहिए थी इस देश के अंदर कि आपको कोर्ट्स को सजा दिलवानी चाहिए गैंगस्टर को, न कि आप उसको खुलेआम सरेआम मरवाएं। गुंडा था, बदमाश था, सब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कोर्ट के हिसाब से उसको सजा होनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। नहीं तो अदरवाइज इस देश की जो अतिवादिता है, ये याद रखना, मुझे माफ करना, ये पाकिस्तान बन जाएगा देश, अगर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चला करके इस देश को चलाने जाती है। तो मुझे माफ करना, ये देश किसी ना, और मैं सनातनी हिंदू हूं, और बाय चॉइस नहीं हूं, बाय पीढ़ियां हूं सनातनी हिंदू, मेरे खून में बसा हुआ हिंदुत्व। लेकिन मैं उस हिंदुत्व का यह आधार नहीं है कि मैं दूसरे के धर्मों को मैं जो है उठा करके उनके उसको मिटाने पर आमादा हो जाऊं। तो ये मैं सब बोलता हूं कि जो इतिहास है इस भारत देश का, जिस तरह से बदलने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही, माफ कीजिएगा, अतिवाद किसी भी देश को प्रगति की ओर नहीं ले चलता। खुला समाज होना बहुत जरूरी है। जब अरेबियन कंट्री के आज अरब देश अपने आप को कट्टर मुस्लिम होने के बाद भी बदल सकते हैं, तो हमारे इस देश को क्या जरूरत है कि हम इसको अतिवाद की तरफ ले जाएं, अपने यूथ को अतिवाद की तरफ ले जाएं। ये मेरा कहना। इतिहास बदल करके आप अपना भला कर सकते हैं, लेकिन देश का नुकसान कर। जी, एक सवाल और है। इन दिनों देश में चर्चा है सत्यपाल मलिक और उनसे जुड़ा हुआ बयान, इस पर क्या कहेंगे? सत्यपाल मलिक, देखिए कोई भी लेमैन होगा, देख लीजिए, सत्यपाल मलिक गवर्नर थे जब इस देश के अंदर 2019 में वो भयानक हादसा हुआ पुलवामा का, जिसमें हमारे 40 से ज्यादा जवान बुरी तरीके से, उनके शब्द पूरी देश दुनिया ने टीवी पर देखे, और नो डाउट उसमें पाकिस्तान का हाथ था, नो डाउट। लेकिन उसके बाद एक राज्यपाल, वो कोई ऐरा गहरा आदमी नहीं है, वो राज्यपाल रहा था उस समय का, और आज जब वो अपनी राज्यपाल से हटता है तो सीधे के सीधे पर आरोप लगाता है प्रधानमंत्री से पर, और कहता है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे चुप रहने के लिए बोला था। देखिए, मेरा सामर्थ्य नहीं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ मैं कुछ कहूं, लेकिन जो उन्होंने कहा, तो एक भारत देश का एक नागरिक होने के नाते अगर मेरे अंदर उस समय हर देशवासी की तरह गुस्सा और क्रोध था कि मेरे देश के सैनिकों को मारा गया, तो आज ये फिर क्रोध है कि सत्यपाल मलिक उस समय का राज्यपाल रहा, वह प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहा है। यही, और देश के, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, देश के सुरक्षा सलाहकार पर आरोप लगा रहा है,
देश के गृहमंत्री, तत्कालीन गृहमंत्री पर आरोप लगा रहा है, तो क्या सरकारों को नहीं चाहिए कि इन चीजों का जवाब दे? आप राहुल गांधी की सदस्यता संसद से भंग कर कर उसकी आवाज को बंद कर देंगे। आप जो है तैयारी कर लेंगे केजरीवाल को जेल में डालने की। आपने जेल में डाल दिया, विपक्ष के लिए तैयारी कर रहे हैं आपकी जो है लालू प्रसाद के लड़के को जेल में डाल दें। अरे आपके पास भी बहुत बड़ा मटेरियल है, उन्हें भी डाल दो जेल में। बताने की जरूरत नहीं है कि कितने कितने माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर, ब्रजेश सिंह जैसे जितने जितने माफिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सुशोभित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो मैं साफ बोल रहा हूं कि आप जो ये सत्यपाल मलिक का बयान है, इसको दबाने के लिए अतीक का कैमरे के सामने मर्डर, जब दुनिया ने देखा होगा कि उसका कैमरे के सामने सरकार प्रायोजित मर्डर कराया, तो हमको वास्तव में पाकिस्तान की श्रेणी भी नहीं देख रहे होंगे कि नहीं। लोगों को मेरी ये बात बुरी लगी हुई, लेकिन घर में जाकर के ठंडे दिमाग से अगर सोचें तो वास्तव में हम किसी माफिया की सिंपैथी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस देश की कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आपको भी लगता है ये प्रायोजित था? हाँ, बिल्कुल प्रायोजित था। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सतपाल मलिक ने जो बयान दिया था, उस पर देश में बवंडर मच रहा था। उस बवंडर को दबाने के लिए ये सब हुआ ड्रामा। आज सतपाल मलिक का बयान है, तैर जरूर रहा है, लेकिन उसको जमीन नहीं मिल रही। जबकि 40 लोगों की हत्याएं, उनके परिवार बिखर कर गए। अगर इतना बड़ा आरोप उस समय का राज्यपाल लगाता है, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर अपना बयान नहीं देती? कहां चले जाता है आपका सो कॉल्ड राष्ट्रवाद? कहां चले जाता है आपका देश प्रेम, जो आप सिर्फ और सिर्फ आंसुओं में उसमें दिखाने की कोशिश करते हैं, वो कहां चले जाता है? आप ही के समय से देश बदला। मतलब क्या नाम कहते हैं, बाबा आदम 2014 में ही पैदा हुए। आप ही 2014 से देश की सृष्टि बनी, उससे पहले कुछ नहीं था। आपने नेहरू की लीगेसी को गंदी और भद्दी फोटो में जो है खत्म कर रख दिया है। आपने इतिहास बदलने की कोशिश कर दी। आपने सतपाल मलिक के बयान को यूं उड़ा दिया। आपको कोई वो नहीं कि आप 40 लोगों की हत्याएं कैसे हुई। आज तक आप कोई मुझे बता दे, मैंने तो नहीं पढ़ा, हो सकता है मैं भी रॉन्ग, कोई ये तो बताए कि जो इतिहास जो 40 लोगों की जो हत्याएं हुई हैं, उसमें अभी तक सॉलिड जांच, आज 5 साल पूरे होने को आ गए, आप बताओ सॉलिड जांच कहां पर है? देश के लोगों के सामने सच आना चाहिए कि सतपाल मलिक ने जो कहा है उसके पीछे की क्या सच्चाई है। ये सब कहीं ना कहीं अडानी के घोटाले जो इस देश के अंदर हो रहे हैं, ये सब उनको दबाने का एक प्रयास है। होता क्या है ना, कभी कभार होता क्या है, होता यह है कि जो एक चोर होता है ना, जब उस पर लोग सब चोर चोर कहने लगते हैं, तो वो भागते भागते कहता है चोर 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 चोर, अगले में उंगली उठाता चोर 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 चोर। तो ये हो रहा है कि अपनी चोरी बचाने के लिए दूसरे को चोर कहा जा रहा है। बस ये इस देश के अंदर हो रहा है, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य। बिल्कुल। तो आज हमने कोशिश की कि जो वर्तमान के जो मुद्दे हैं उन पे बात की जाए, और ये कोशिश जारी रहेगी। आगे भी हम कई लीडर्स से मुलाकात करेंगे जिसमें हम इन मुद्दों पर बात करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया को जानेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। तो इसी तरह आप समसामयिकी जो विषय हैं उनके लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप पगडंडी देख रहे हैं। शुक्रिया।